आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे वायरस का पार्ट 4। इससे पहले वायरसेस का 3 लेक्चर्स जो है वो चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस लेक्चर को देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करी है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वायरस जो है, जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, हर बार आता है एग्ज़ाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वायरस। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, क्योंकि अगर आप सीधे इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले उन वीडियोस को जाकर देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप आराम से ईजिली पूछ सकते हैं हमसे। और आज हम बात करेंगे वायरसेस का पार्ट 4 है ये। इससे पहले 3 लेक्चर अपलोडेड है। आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। वायरस का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करी। वायरस में 2 स्ट्रक्चर हमने देखा, इनवेलप वाला, नॉन इनवेलप वाला। वायरस का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या होता है, नॉन लिविंग का कैसे होता है, लिविंग का। इसके बाद हमने जेनेटिक मटेरियल के ऊपर भी बात करी। वायरसेस में डीएनए और आरएनए होता है, कौन से वायरस डीएनए वाले होते हैं, कौन से वायरसेस आरएनए वाले होते हैं। तो इसके बाद हमने एंजाइम्स के ऊपर बात करी है कि कौन से एंजाइम्स जो है वायरसेस में प्रेजेंट होते हैं, और एंजाइम की डिस्कवरी कब हुई, सबसे पहले कौन से एंजाइम को जो है वो डिस्कवर किया गया। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3। तो उसे मिस ना करें, जाकर पहले उस लेक्चर को देख ले अगर नहीं देखा है तो। अगर देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से नेक्स्ट अब जो आज का लेक्चर है उसमें हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे वायरस के लाइफ साइकिल के ऊपर। आज जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को एमसीक्यू बहुत जल्द मिलने वाला है। वीडियो बन चुका है, बस अपलोड होना बाकी है। तो बस पढ़ते रहें और एमसीक्यू खुद से भी लगाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे एक्स्ट्रा आपको एमसीक्यू कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर कोई एमसीक्यू आपको समझ नहीं आता है तो आप जो है वो कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हो कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। ऐसे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमने सारे टॉपिक्स को, सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कवर किया है, अच्छे से, बहुत कॉन्सेप्ट में, डिटेल में हमने बात करी है। तो आज हम बात करेंगे वायरस के लाइफ साइकिल के ऊपर। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम वायरस के लाइफ साइकिल के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। आप लोग इसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, ऐसे आपको नोट्स में ये डायग्राम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर ले, क्योंकि नोट जब आप लिखेंगे तो याद अच्छे से हो जाएगा। इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करें। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। आज हम बात करते हैं वायरस के स्टोरी के ऊपर, क्योंकि जब तक आपको स्टोरी पता होगा तो आपको समझने में कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप याद करने के व्यू से देखोगे तो आपको कोई भी चीज़ याद नहीं हो सकता। इसलिए हम इसे स्टोरी बनाए हैं, और स्टोरी से आपको समझाएंगे ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छे स्टोरी के साथ। इस वायरस को हम समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, एक सेल है, वो उसका पूरा सिस्टम काम कर रहा है। एक सेल किसका है? वो है वायरसेस के होस्ट का। ठीक है, वो वायरसेस के होस्ट कोई भी हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सेल जो है वो काम कर रहा होता है, पूरा सिस्टम जो है सेल का चल रहा होता है बहुत अच्छे से। जैसे हमेशा चलता है वैसे ही सेल का जो सिस्टम है वो काम कर रहा होता है। अचानक से इसके बाद न्यूक्लिक एसिड पूरे सेल को चला रहा होता है। जो बॉडी का न्यूक्लिक एसिड है, जो बॉडी का जो सेल है वो अच्छे से काम कर रहा होता है। और अचानक से एक वायरस जो है वो आता है। ठीक है, और उसका जो न्यूक्लिक एसिड है होस्ट सेल के अंदर आता है। अंदर आते ही सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को मार देगा। सबसे पहले क्या होता है, वायरस जो है वो किसी भी होस्ट को अटैक करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को छोड़ता है। ठीक है, और जैसे ही उसका न्यूक्लिक एसिड बॉडी के अंदर आएगा, किसी भी होस्ट के अंदर आएगा, तो सबसे पहले जो होस्ट का जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसे वो क्या करता है, मार देता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। देन वायरस का जो जीनोम है, सारा कंट्रोल सिस्टम अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, वायरस का जो जीनोम होता है, वो सारा कंट्रोल सिस्टम अपने हाथ में ले लेता है। फिर होस्ट सेल के राइबोसोम होता है, उसका यूज़ करता है वायरस। ठीक है, होस्ट सेल पहले तो क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करेगा, तो सारा सिस्टम किसके हाथ में आ गया, वायरसेस के हाथ में। अब जो बोलेगा वायरसेस वही बनेगा, सेल के अंदर वही बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, होस्ट सेल के राइबोसोम का यूज़ करता है और प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि शरीर जो बॉडीज़ है, जो होस्ट है, उसके न्यूक्लिक एसिड को वो मार दिया है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अब सारा कंट्रोल सिस्टम उसके हाथ में चला गया। अब उसके हिसाब से ही प्रोटीन बनेगा। पूरे सेल का मशीनरी प्रोटीन बनाने में लग जाता है। और वायरस अपने जीनोम को मल्टीप्लाई करना क्या करता है, शुरू कर देता है। नंबर बढ़ रहा होता है, कंट्रोल भी बढ़ता चला जाता है।
अब प्रोटीन बनने के बाद वायरस प्रोटीन के साथ असेंबलिंग करेगा। प्रोटीन बनेगा कैसे, क्योंकि प्रोटीन तो सेल बना रहा होता है, सारा सिस्टम जो है वो बनाने में लग जाता है। तो प्रोटीन बन रहा है। अब क्या होगा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का असेंबलिंग होगा। ठीक है, किसका, न्यूक्लिक एसिड का। तो वायरसेस का जो प्रोटीन है, जो बना रहा होता है सेल के अंदर जो सारा सिस्टम चल रहा होता है, उसके जो प्रोटीन है और क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो अब होगा असेंबलिंग, मतलब दोनों जुड़ेगा। ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों जुड़ेगा। जैसे ही असेंबलिंग होगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, तो सेल से बाहर निकलेगा और सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि एक वायरस का जो है वो तैयार हो चुका है। वायरस किससे बना होता है, वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन का नेचर का होता है, मतलब वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। तो जैसे ही वायरस एक तैयार हुआ तो क्या करेगा, सेल से बाहर निकलेगा। और जिस सेल में वो रह रहा होता है, मतलब एक घर है, आप समझ सकते हो, ये घर है। ठीक है, इस घर में जो है वायरसेस रह रहा होता है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगा, क्या करेगा, उस घर को ख़त्म कर देगा, मतलब उस सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर से बाहर निकल जाए। और बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलेगा तो सेल मेम्ब्रेन जो होस्ट का सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके टुकड़ों को लपेट लेगा और तब बन जाएगा एनवेलप, जो मैंने बात करी थी वायरसेस के एनवेलप के ऊपर, और फिर दूसरी सेल पर अटैक करेगा। मतलब यही सिस्टम जो है वो वायरसेस कर रहा होता है पूरे बॉडी में, और लगातार जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है, और लगातार ये काम चल रहा होता है बॉडी के अंदर। इसके बाद वायरस सेल मेम्ब्रेन से अटैच करता है, और करते ही सेल मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक रिसेप्टर खोज लेता है। मतलब तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि वायरस जो है वो सेल के अंदर आता कैसे है। तो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन पर कोई ऐसे कमज़ोर जगह ढूंढ लेता है। अब जैसे एग्जांपल आप समझ सकते हो, अगर किसी रोवर को किसी के घर में जाना होता है, कोई डाकू अगर किसी के घर में जाता है, तो सबसे पहले वो कमज़ोर जगह को देखेगा। ठीक है, वो दीवार तरफ कर तो जाएगा नहीं, सबसे जो इजी रास्ता होगा उसके लिए, उसी रास्ते से वो क्या करता है, घर में इंटर करता है। इसी तरह से वायरसेस के साथ भी होता है। वायरस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के जो सबसे कमज़ोर जगह होता है उससे ढूंढता है, और फिर क्या करता है, उस पर अटैक करता है। तो वायरसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वायरस अपने होस्ट सेल को पहचान लेता है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वायरस जो है अपने होस्ट सेल को पहचानता है और उसी पर क्या करता है, उसी पर अटैक करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वायरस का, कि अपने होस्ट सेल को पहचानना। तो वायरस कैसे इंटर करेगा सेल मेम्ब्रेन पर, कोई अपना जो है वो कमज़ोर जगह ढूंढेगा, और फिर वहाँ पर एज अ जगह पर कोई ऐसा रिसेप्टर होता है जिस रिसेप्टर से जुड़कर अपना इन्फेक्शन फैला सके, इसलिए अपने होस्ट सेल को पहचानता है वायरस और उस पर अटैक करता है। अटैचमेंट के बाद अपना जीनोम अंदर डाल दिया और उसने अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, अटैचमेंट जब हुआ तो उसके बाद क्या करता है, वायरस का जो जीनोम है वो अंदर डाल देता है और फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। अपने जैसे कई सारे कॉपीज़ बना लिया और होस्ट के राइबोसोम पर कब्जा कर लेता है। इसी तरह से जो है वायरस होस्ट सेल के अंदर आता है तो उसका जो सिस्टम है इसी तरह से चल रहा होता है। बॉडीज़ के अंदर लगातार जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है। बॉडी के होस्ट सेल को जो है, जो किसी भी होस्ट के अंदर आप प्लांट बोल सकते हो या एनिमल बोल सकते हो, उसके अंदर जब जाता है, होस्ट के जो अंदर जो जाता है, जब भी होस्ट सेल में जाता है तो क्या करता है, जब उसका जो तैयार हो गया असेंबलिंग करके प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड जब जुड़ जाता है तो वायरस जब बाहर निकलता है तो उसका जो होस्ट सेल होता है, ठीक है, जिसमें वो रह रहा होता है, उसे क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसे ही पूरे सिस्टम को, पूरे सेल को वो लगातार डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। यही वायरसेस का सिस्टम है। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, अटैचमेंट किया, ठीक है, वो होस्ट सेल को पहचानता है। जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंट्री कर लिया, देख सकते हो कॉपीज़ कम्स अपार्ट, मतलब धीरे धीरे क्या करेगा, अपना कॉपीज़ बनाना शुरू कर देगा। कॉपीज़ ऑफ जीनोम देख सकते हो यहाँ पे। वायरल आरएनए होस्ट राइबोसोम, होस्ट के राइबोसोम पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। अब यहाँ पे देख सकते हो असेंबलिंग कर लिया, ठीक है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, साथ में जुड़ जाता है और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप, ये रहा प्रोटीन और ये रहा न्यूक्लिक एसिड का पार्ट, और दोनों क्या करता है, आपस में जुड़ जाता है, असेंबलिंग कर लेता है। और फिर जैसे ही वो सेल के बाहर निकला तो क्या कर लेता है, सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो पूरे सिस्टम में चल रहा होता है प्रोसेस, पूरे सिस्टम इसी तरह से वर्क कर रहा होता है। यही है वायरस का लाइफ साइकिल। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसलिए वायरस जो है इस दुनिया का सबसे ख़तरनाक है। आप सबसे ख़तरनाक, जो सबसे ख़तरा किसी भी एनिमल्स को, किसी भी प्लांट्स को है किसी से, तो वो है वायरसेस, क्योंकि वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, आपकी बातों को समझ नहीं सकता है, ठीक है। और वो जब भी होस्ट सेल के बाहर रहता है तब वो क्या कर रहता है, इनर्ट रहता है, एक पाउडर के समान रहता है।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने बात भी करी थी नॉन लिविंग और लिविंग के ऊपर कि नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स वायरस में किस तरह से देखने को मिलता है। तो जो भी स्टोरी हमने बात करी अभी एक कहानी की तरह हमने इसे समझा कि वायरस किस तरह से सेल में एंटर करता है, किस तरह से जो है वो अपने होस्ट सेल को पहचानता है, कहाँ पे जो है वो अपना कमज़ोर जगह ढूंढता है। तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और इसी तरह से इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट में, अब हम बात करेंगे प्रियोन्स के ऊपर, वायरोइड्स के ऊपर एंड लाइकेंस के ऊपर। ये सब क्या होता है, क्योंकि एनसीईआरटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले हम इसे नोट्स से पढ़ेंगे और फिर एनसीईआरटी से भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 4 पार्ट हो गया, इससे ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। और एक लेक्चर बस आपका और आएगा जिसमें हम MCQ सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि अगर जब तक आप MCQ सॉल्व नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो वीकनेस है वो कहाँ पर है। चलिए देख लेते हैं पहले। तो आज हम अभी जो बात करने वाले हैं वो है वायरोइड्स के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं, सारे को हम देखेंगे। वायरोइड से प्रियोन्स है, जो एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ है प्रियोन्स के बारे में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है सबसे, वायरोइड से, प्रियोन्स से, और लास्ट है लाइकेंस। तीनों पे हम बात करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले हम समझते हैं वायरोइड्स क्या होता है। डिस्कवर बाय टियोडिनर, ठीक है, जो वायरोइड्स का डिस्कवरी किए थे वो कौन है, टियोडिनर। न्यू इन्फेक्शंस एजेंट दैट वाज वायरसेस, इन्होंने बताया था एक न्यू इन्फेक्शन एजेंट है जो वायरसेस, मतलब ये वायरसेस ही हैं। लैंड कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है, पोटैटो में जो डिजीज़ करता है वो कौन सा है, वायरोइड्स है। दे आर इन्फेक्शस आरएनए विच कॉज्ड डिजीज़ इन प्लांट्स, ये क्या है, इन्फेक्शियस आरएनए है जिसके वजह से प्लांट्स में क्या होता है, डिजीज़ होता है। वायरोइड्स ये जो है वो आरएनए इनका कौन सा होता है, जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो रॉड शेपेड होता है, सर्कुलर होता है। प्रोटीन कोट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्रोटीन कोट जो है यहाँ पे अब्सेंट होता है। द नेचुरल होस्ट आर पोटैटोज एंड टोमेटोज, इनका जो नेचुरल होस्ट होता है वो कौन सा है, पोटैटोज एंड टोमेटोज पर ये अपना इन्फेक्शन जो है वो करते हैं, ठीक है। तो वायरोइड्स आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रियोन्स, ठीक है। प्रियोन्स डिस्कवर्ड बाय प्रोशनर। प्रियोन्स बेस्ड डिजीज वाज फर्स्ट स्टडीड बाय गैडमास्कर, अवार्डेड नोबेल प्राइजेस, इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। दीज आर इन्फेक्शस प्रोटीन कॉजेज एनिमल डिजीज़, ये जो है इन्फेक्शस प्रोटीन होता है जिसके वजह से एनिमल में डिजीज़ होता है। दे आर मेनली अटैक ऑन नर्वस सिस्टम, ये कहाँ पे अटैक करता है, ह्यूमन में, एनिमल में सॉरी, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। इसे हम अल्सो नन एज, दे आर ऑल्सो नन एज सो वायरस, इसे हम क्या बोलते हैं, सो वायरस भी बोलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं प्रियोन्स की वजह से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। सबसे पहले मैड काउ डिजीज़, स्क्रैपी डिजीज़ ऑफ सीप, जो स्लो वायरस इसे भी बोलते हैं, सीप या गॉट में होता है। अल्जाइमर डिजीज़ इन मैन। इसके बाद क्रूसीफेल्ट जैकोब डिजीज़, जेसीडी का फुल फॉर्म आपको, सॉरी सीजीडी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। सीजीडी डिजीज़ इन मैन, ये जो है ये सारे डिजीज़ हैं जो प्रियोन्स की वजह से होता है। पहला कौन है, मैड काउ डिजीज़, दूसरा है स्क्रैपी डिजीज़ जो कि सीप में या गॉट में आपको देखने को मिलेगा, गॉट मतलब। इसके बाद अल्जाइमर डिजीज़ इन मैन, इसके बाद क्रूसीफेल्ट जैकोब डिजीज़ जो कि मैन में होता है। ये सारी डिजीज़ है जो प्रियोन्स के वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी अभी, तो आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो एनसीईआरटी में सबसे पहले जो हेडिंग है वो है वायरोइड्स के ऊपर, सॉरी प्रियोन्स भी दिया हुआ है, हमने अच्छे से देखा नहीं, सारा दिया हुआ है, वायरोइड्स भी, प्रियोन्स भी, लाइकेंस भी, एंड सारे को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले वायरोइड्स के बारे में 1971 में टियोडिनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस, ठीक है। इन्होंने बताया था ये इन्फेक्शस एजेंट है जो वायरस से भी छोटे होते हैं, एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी पोटैटो में किस तरह से स्पिंडल डिजीज़ देखने को मिलता है, उसका फिगर है मेरे पास। It was found to be a free RNA. It lacked the protein coat that is found in viruses. यहाँ पे जो है आपको प्रोटीन कोट नहीं देखने को मिलेगा, और ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। Hence the name वायरोइड, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन कोट नहीं होता है। द आरएनए ऑफ द वायरोइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत कम होता है, ठीक है। तो
वायरॉइड्स के बारे में बात करिए। अब हम बात करते हैं प्रियॉन्स के बारे में। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वेयर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फ्लोडेड प्रोटीन्स। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। ये जो है वो वायरसेस के साइज के सिमिलर होते हैं। दिस एजेंट वेयर कॉल्ड प्रियॉन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रियॉन्स आर बॉविंग स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी। BSE मतलब बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी। ये जो है मैड काउ डिजीज़ होता है, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज़ इन कैटल, ठीक है, आपको कैटल में देखने को मिलेगा। एंड इट इज़ एनालोगस वेरिएंट CR मतलब जैकोब डिजीज़ इन ह्यूमन, ठीक है। क्रूजीफेल्ट जैकोब डिजीज़ CJD के फुल फॉर्म होता है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ह्यूमंस में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा लाइकेंस के ऊपर। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, हमने बात करी थी इससे पहले फंजाई वाले में। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंजाई। द अलगल कंपोनेंट जो था, हमने बात करी थी कि अलगी वाले पार्ट्स को जब जब अलगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं बात करूँगी अभी, ठीक है। जब अलगी जो है फंजाई के साथ रिलेशन बनाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है अलगी और ये है फंजाई, ठीक है। तो अलगी वाले पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? फाइकोबायोंट, और फंजाई वाले को माइकोबायोंट, ठीक है। द अर्लियर कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड फंजल कंपोनेंट एज अ माइकोबायोंट विच आर ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। ये जो है ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रोपिक भी होते हैं मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं मतलब खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अलगी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, ठीक है। दोनों के लिए बेनिफिट होता है, दोनों खुद के बेनिफिट के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे से एसोसिएशन करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। सो क्लोज टू देयर एसोसिएशन दैट इफ वन शो ए लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम, ठीक है। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, मैंने बात करी थी। लाइकेंस जो होता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन इंडिकेटर, बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये जहाँ पे रहेगा वहाँ पे कभी भी पॉल्यूशन नहीं हो सकता है। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज़, ठीक है, ये कभी भी पॉल्यूशन वाले जगह पे ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी जो भी मैंने बात करी अभी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट में देखेंगे। अब बहुत जल्द आपका जो वायरस का MCQ वाला सेशन है वो आ जाएगा। इसके बाद उसमें थोड़ा सा हम कोरोना वायरस के ऑब्जेक्टिव करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता होगा उसके बारे में, लेकिन जो चीज़ें नहीं पता है वो ऑब्जेक्टिव के साथ क्लियर होगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछे। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।